सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय खासा संजीदा है। वैक्सीनेशन, युवा की बारी, कितनी तैयारी। केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति 1 मई से कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कोविड-19 के हालातों को लेकर देश के अग्रणी चिकित्सकों और शीर्ष फार्मा कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला सार्वजनिक किया गया। हमारे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 3 चरणों में वैक्सीन लगाने का कार्य अलग अलग स्तर पर गति देता गया। सबसे पहले 3 करोड़ लोगों के संदर्भ में फैसला था कि इन्हें वैक्सीन लगेगी। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर इनके संदर्भ में बात की गई थी, जिसमें चिकित्सक थे, पुलिस कर्मचारी थे, तमाम लोगों के संदर्भ में। फिर सरकार ने फैसला लिया कि 60 साल से आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके संदर्भ में वैक्सीन लगेगी। साथ में फिर फैसला लिया गया सरकार के द्वारा कि 45 साल से ऊपर लेकिन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं वो भी वैक्सीन के लिए पात्रता रखेंगे। फिर सरकार ने तीसरे चरण में उम्र की सीमा 60 से घटाकर 45 कर दी। अलग अलग स्तर पर बात की जा रही थी कि ये उम्र के संदर्भ में दायरे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाए। सरकार ने वैक्सीन के कार्यक्रम के संदर्भ में घोषणा कर दी। घोषणा करने के पीछे देश के बिगड़ते हुए हालात हैं। प्रतिदिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। मौतों की संख्या को लेकर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आंकड़ों को लेकर विश्वसनीयता का घोर अभाव है। यह हम जिम्मेदारी के साथ कहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इन सब के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर जो ये घोषणा है कि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के व्यक्ति कहीं भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसकी उपलब्धता को लेकर आज हम बात करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या वैक्सीन उतना बड़ा हथियार है जितना बताया जा रहा है। उसकी प्रभावशीलता को लेकर बात करेंगे और वैक्सीन के संदर्भ में सरकार की नीति जो वक्त के साथ परिवर्तित होती गई है उसकी सार्थकता को लेकर बात करेंगे। कई खास मेहमान इस संजीदा विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त है लेकिन स्पष्ट है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि इट इज द मैन नॉट द मेथड दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। अर्थात समस्या का हल विधि नहीं करती, मनुष्य करता है। एच मैस्के के द्वारा यह विचार सूत्र दिया गया था। यह मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की जिम्मेदारी को व्यक्त करता हुआ विचार सूत्र है। आप किसी प्रक्रिया से या किसी ईश्वरीय शक्ति के भरोसे किसी समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं। समाधान तो इंसान को ही करना होगा। और कोरोना की महामारी से जिस प्रकार से पूरा विश्व और देश जूझ रहा है, इसका समाधान भी इंसान को ही खोजना होगा। वो कोशिशें जारी हैं और उन कोशिशों के संदर्भ में ही हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम.सी. मिश्रा साहब मौजूद हैं, जो चिकित्सा जगत के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। बतौर प्रशासनिक अधिकारी लंबा तजुर्बा रखने वाले भारत सरकार के पूर्व सचिव एस.सी. त्रिपाठी साहब हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ डॉक्टर वैभव खन्ना हैं, जो डायरेक्टर हैं प्लास्टिक सर्जरी मेदांता के। आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया जी भी हमारे साथ होंगे। पर चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर एम.सी. मिश्रा साहब से करते हैं और मिश्रा साहब से समझना चाहते हैं कि सरकार ने फैसला लिया है 18 साल से ऊपर के संदर्भ में, मिश्रा साहब, लेकिन इसके साथ कई सारे सवाल अभी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर उठ रहा है। जितनी खबरें वैक्सीन को लेकर आ रही हैं, उनके साथ में खबरें ये भी बनती हैं कि लोगों को 2-2 डोज लग जाने के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का है। मनमोहन सिंह जी ने 2 दिन पहले पत्र लिखा भारत सरकार को कि वैक्सीन के कार्यक्रम को वृहद स्तर पर जारी किया जाए, पर वही मनमोहन सिंह 2 बार का डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो गए। तो पहला सवाल तो आपसे यही है कि वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर लोगों के जहन में शंकाएं हैं। बतौर चिकित्सक इन शंकाओं का कोई निदान मिश्रा साहब से मिल सकता है ये? और दूसरा, सरकार की इस घोषणा को कितनी संजीदगी से लेने का आप महसूस कर रहे हैं कि 1 मई से सब लोग लगवाएं? जो अभी पात्रता में हैं, तमाम राज्यों से खबरें आ रही है कि वैक्सीन मिल नहीं रही। हमारे साथ सिंहदेव साहब हैं, वो भी बताएंगे कि उन्हें वैक्सीन के लिए कितना जूझना पड़ रहा है, बाकी राज्यों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में इस घोषणा को कितनी संजीदगी से चिकित्सा जगत ले रहा है? 2 सवाल आपसे। डॉक्टर हिमांशु, छोटा परिवार सुखी परिवार जी, ठीक है, ये कहा सब जानते हैं।
बड़ा परिवार समस्याएं बढ़ी, ये भी हम जानते हैं। अब आपने पूछा कि इसकी जो वैक्सीन की गुणवत्ता की बात आपने की, जी उसमें मैं ये कहूंगा कि ये गुणवत्ता की बात नहीं है, ये है कि कितनी लोगों में गुणवत्ता रहेगी। जी और अब हम ये जानते हैं सब कि जो हमारी दोनों टीके हैं, जी वैक्सीन्स हैं, उनकी जो एफिकेसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको गुणवत्ता हिंदी में आप कह सकते हैं, जी वो 81% एट बेस्ट कोवैक्सीन की है जी और 76% कोविशील्ड की है, जी जो ट्रायल हुआ है फेज 3 ट्रायल के डेटा के आधार पे। जी तो इसमें जरूर हमारे 19 से लेके 24% जी लोग ऐसे होंगे जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं बनेगी या बिल्कुल नहीं बनेगी। जी बाकी लोगों को बनेगी, कितनी बनेगी और कितने दिन तक बनेगी, ये इस प्रश्न का जवाब अभी आना है जी दोनों वैक्सीन के परिप्रेक्ष्य में। जी और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो इवन को ये जो फाइजर और मॉडर्ना जो यूएसए में लग रही है, जिसकी गुणवत्ता बार बार एक 94%, 95% की जो बात होती है, यूएसए में जो अब इसका असेसमेंट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इसकी भी आखिर में गुणवत्ता या एफिकेसी करीब 60 से 70% ही रहेगी जी इन दोनों वैक्सीन की भी। अब रहा सवाल कि दोनों डोज लगने के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है। जी तो एक तो अगर मैंने वैक्सीन लगवाई और मैं अगर वो 19% और 24% में गिरा जाके, जी तो मेरे को संक्रमण बिल्कुल होगा। और अगर मैं वैक्सीन वाले ग्रुप में आया जिसमें कुछ मेरी बनी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र आप जानते हैं कितनी है, जी और वो कोमॉर्बिडिटीज भी हैं उनको कई। तो देखना अब ये होगा वो इस कोविड से किस तरह से निकलते हैं। जी अगर वो कोविड से निकल आते हैं तो समझिए वैक्सीन ने काम किया, क्योंकि जो वैक्सीन बचाने के लिए नहीं है ये वैक्सीन अभी तक, जी ये है कि हम जो कोविड अगर होता है हमको तो उसकी गंभीरता कम रखेगी और शायद हमको आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा और संभवतः हमारी मृत्यु नहीं होगी। ये इसका पूरा ओवरऑल असेसमेंट है जो भी वैक्सीन निर्माता हैं जी और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन लोगों का मानना भी यही है इन वैक्सीन्स के परिवेश में। और चूंकि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, इन जी वैक्सीन्स का पूर्ण रूप से इनका आकलन नहीं हुआ है अभी तक कि कितना प्रोटेक्शन कितने दिन के लिए, कितने लोगों में, किस ग्रुप में कितना होगा। बहुत सारे सवालों के प्रश्न के उत्तर अभी आने बाकी हैं इन वैक्सीन्स के परिवेश में। तो हमको उसी तरह से इसको देखना चाहिए। अगर हमारा लार्जर कॉज ये इससे सर्व होता है कि ये गंभीरता बचा दे और मृत्यु बचा दे, तो समझ लीजिए वैक्सीन का काम कर दिया। अब जहां 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो शामिल किया गया है 1 मई से, तो मैं समझता हूं भारत सरकार ने जरूर अपना आकलन ऐसा किया है, कंपनीज जो बना रही हैं वैक्सीन उनसे बात करके कि उनको पर्याप्त डोजेज वैक्सीन की मई में मिल जाएंगी। पर्याप्त इन द सेंस मैं तो ये कह रहा हूं कि 7 करोड़ वैक्सीन बनती है महीने की, 6 करोड़ कोविशील्ड की बनती है आज की तारीख में, 1 करोड़ भारत बायोटेक की वैक्सीन है, 7 करोड़ है। अगर 7 करोड़ भी मई महीने में लग जाएं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए होगा। और उसके बाद हम समझ रहे हैं कि जो हमारी स्पुतनिक की वैक्सीन अप्रूव हुई है वो भी मई या जून में हमें मिल जाएगी, उसकी भी कुछ डोजेज अवश्य मिलेंगी। जॉनसन ने अप्लाई किया है ऑथराइजेशन के लिए, उनकी वैक्सीन की 1 डोज से काम चलेगा। इसके अलावा जाइडस कैडिला की भी हमको मिल सकती है, उनका फुल ऑथराइजेशन के लिए वो संभवतः अप्लाई करेंगे अप्रैल के महीने में, जैसी मेरी जानकारी थी मार्च में। तो हमारे पास अगस्त सितंबर तक तो कई वैक्सीन होंगी, लेकिन अब और ये जो कार्यक्रम है टीकाकरण का, ये भी हमको जो ले जा रहा है वो थर्ड जो वो आएगी लहर, उससे बचाव के लिए जा रहे हैं हम ये टीकाकरण से। ये टीकाकरण अभी वाले दूसरे लहर में काम नहीं आएगा ज्यादातर केसेस में, क्योंकि 2 डोज लगनी है, उसके 2 हफ्ते बाद बनती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर मान लीजिए 1 मई को लगा
और 15 जून को लगा या 30 जून को दूसरा टीका लगा, तो हम देख रहे हैं जुलाई का मध्य या जुलाई का आखिर जब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, जितनी भी बनती है और जितनों में भी बनेगी। तो इसलिए ये टीकाकरण अपने जगह पे है और जितना हमारे चादर है उतने ही हम पैर पसार सकते हैं, उससे ज्यादा पसारने का प्रयास करेंगे तो विफल होंगे। इससे ज्यादा प्रयास करेंगे तो हम विफल होंगे। कई सारी विस्तार से बातें मिश्रा साहब ने रखी हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने पैनलिस्ट को और दर्शकों को साझा करना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी 8:45 पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दूसरी लहर के दौर के बीच में यह पहला मौका होगा जब देश के साथ प्रधानमंत्री जी का यह सीधा संवाद होगा, तो हम उसकी ओर रुख करेंगे। लेकिन मैं अभी रुख कर रहा हूं टी एस सिंहदेव साहब के पास में। सिंहदेव साहब ने लगातार कोरोना के संदर्भ में बतौर विशेषज्ञ अपने नजरिए को हमेशा स्पष्ट तौर पर रखा है। तो आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास कई विषय हैं सिंहदेव साहब। सबसे पहले तो सरकार की इस घोषणा के संदर्भ में विषय है जो 18 साल के संदर्भ में, आप उसके संदर्भ में कई सवालों के साथ में फिर से केंद्र से लोहा लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है, केंद्र सरकार ने बताया है कि निजी कंपनियां भी अब सीधे सप्लाई कर सकती हैं, निजी दुकानों पर भी लग सकते हैं, निजी अस्पताल में भी लग सकते हैं। आपको शिकायत है इसके संदर्भ में, वो शिकायत समझना चाहते हैं, पहला सवाल। दूसरा, एक और विषय पर आपसे बात जो करनी है वो ये है कि कुल मिलाकर वैक्सीन इस समय अमृत के समान है और वो वैक्सीन की बर्बादी देश में हो रही है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। ये बताया जा रहा था जब हम वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे थे कि दुनिया में सबसे बेहतर वैक्सीन कार्यक्रम चलाने का तजुर्बा हमारे पास है। हमने 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया है और तकरीबन 1 करोड़ डोजेस को बर्बाद इस वैक्सीन की प्रक्रिया के अंतर्गत कर दिया है। इस उपलब्धि के साथ देश की सरकारों में से एक सरकार के नुमाइंदे सिंहदेव साहब आप हमारे साथ हैं। दोनों विषयों पर आपसे टिप्पणी अपेक्षित है। इतनी महत्वपूर्ण वैक्सीन जिसकी उपलब्धता को लेकर संकट और उसके बाद भी इतने बड़े स्तर पर बर्बादी, एक सवाल ये, और दूसरा 18 साल से ऊपर के संदर्भ में जो केंद्र सरकार की घोषणा है कितना स्वागत योग्य, जो उसके प्रावधानों के संदर्भ में या उसकी विसंगतियों को लेकर जो आप बात रखना चाहते हैं। सबको वैक्सीन लगे, इसमें कोई विवाद का प्रश्न हो ही नहीं सकता। जी, सबको वैक्सीन के लिए छूट होनी ही चाहिए और ये हमारे दल के लीडर भी, सोनिया जी भी, राहुल जी भी, अन्य हमारे लीडर भी, मुख्यमंत्री जी स्वयं, मैंने भी इन बातों को रखा। ये कोई विवाद का विषय हो ही नहीं सकता था। प्रश्न इसी बात का था कि आपके पास वैक्सीन कितनी है कि आप कितने समय में किसको लगा सकते हैं, किसको पहले लगाना, किसको बाद में लगाना। ये माना जाए कि अप्रैल महीने तक जो 20% आबादी 45 साल से ऊपर की मानी जा रही है, उनको पहले वैक्सीनेट करने की प्राथमिकता रखी थी। मैं पूरी तरह से उस बात से सहमत रहा। मैंने हर फोरम पे इसी बात को कहा कि अगर वैक्सीन की कमी है तो किसको पहले लगना, जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी मृत्यु की संभावना ज्यादा है, उनको लगना चाहिए जी। तो इसमें 40% की आबादी 18 साल से नीचे, शेष जो 40% की आबादी देश की बनी, उनको वैक्सीन लगने की बात थी। अब उसकी घोषणा हो गई 1 मई से सबके लिए लगने की बात हो रही, क्योंकि 20% को आप कवर कर रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ ने करीब 15% से ज्यादा आबादी को कवर कर लिया है। राष्ट्रीय औसत अभी 8 के आसपास है जी। तो ये समय लगेगा राष्ट्रीय औसत को भी चढ़ने का। अन्य राज्यों की जो उपलब्धियां हैं वैक्सीनेशन के टारगेट को कंप्लीट करने की, उसके आधार पर ही चलेगा। अगली जो बात आ रही है कि इसको खरीदी के लिए जो डिसेंट्रलाइज किया गया या ओपन किया गया कि आधा वैक्सीन समझ में आता है कि केंद्र सरकार के माध्यम से आएगी और आधा वैक्सीन उन्होंने ओपन कर दिया, चाहे बड़े औद्योगिक घराने खरीद लें उसको, चाहे मार्केट में मिलने लगे, चाहे राज्य सरकार खरीद ले। इसमें मेरी आपत्ति इसी बात की है और मैं सोचता हूं कि इसका पुनर्विचार इसलिए होना चाहिए कि जैसे माननीय डॉक्टर मिश्रा साहब ने बताया कि अगर वैक्सीनेशन का निर्माण हमारा 7 करोड़ का है, ये दोनों वैक्सीन को लेके 1 महीने में, कुछ भी जानकार कह रहे हैं कि रैंप अप करने के लिए जो कहा गया है, रैंप अप करके आने वाले दौर में हमारी वैक्सीन उपलब्ध कितनी होगी, ये हो जाएगी मान लीजिए प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इन दोनों कंपनियों की करीब 10 करोड़ की जी। 10 करोड़ में अगर आधी वैक्सीन आपने केंद्र सरकार के डिस्ट्रीब्यूशन की नेटवर्क के दायरे से निकाल दी, तो जो आज 7 करोड़ वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से आ रही है वो 5 ही करोड़ बचेगी जी। तो जो जरूरतमंद होंगे उनके लिए अमाउंट कम हो जाएगा वैक्सीन का, और जो खरीद सकते हैं या जो डायरेक्ट मार्केट से ले सकते हैं वो ले लेंगे, और जरूरतमंद या जिसको हम कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग माना जाएगा, उनको ये वैक्सीन मिलने में दिक्कत जाएगी। दूसरा,
हम रेमडेसिविर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी। जब उत्पादन कम होता है तो मारामारी इतनी हो रही है कि आप देखें कि जहां ये निर्माण हो रहा है उन राज्यों के फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इंस्पेक्टर्स को फैक्ट्रियों के गेट पे बैठा दिया गया है कि आपके गेट से बाहर वैक्सीन जाएगी नहीं, प्रोडक्ट जाएगा नहीं, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो जिस राज्य में ये कंपनी है वो राज्य अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में या अन्य राज्यों में जहां ये फैक्ट्रियां नहीं है वहां ये वैक्सीन, वहां ये दवाइयां कैसे आनुपातिक रैशनल तरीके से पहुंच पाएंगी। जो ज्यादा ले सकेगा, जिसकी ताकत वो ले लिया, जिसकी पहुंच उसने ले ली। तो इस बात की आपत्ति है। इसलिए जो अन्य वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को छोड़ के जी, उनको आप मार्केट के लिए अगर ओपन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब परमिशन देती है। लेकिन ये जो वैक्सीन हैं इनको टारगेटेड तरीके से ही हमको चलाना चाहिए, टारगेट के बाहर इसको नहीं ले जाना चाहिए। एक दूसरे विषय पर टिप्पणी रह गई सिंहदेव साहब, वैक्सीन की बर्बादी को लेकर, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी संख्या में डोजेस की बर्बादी, क्या कहेंगे आप इसके संदर्भ में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पहले जो टारगेट दिया था 1.1% के आसपास का दिया गया था। फील्ड में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, 2 प्रकार की वायल्स हमारे पास आई वैक्सीनेशन की। कोविशील्ड की वायल में 10 डोज थे, कोवैक्सीन की वायल में 20 डोज थे एक वायल में। तो एक वायल को जब आप खोलते हैं, आपने 100 लोगों का टारगेट रखा कि हम 100 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन आप औसत देखेंगे तो 60 के करीब हो रहा है। एक दिन में 60 लोग एक वैक्सीनेशन साइट पे उपस्थित हो रहे हैं, एक वैक्सीनेशन सेंटर पे उपस्थित औसतन हो रहे हैं। अब 60 लोगों के लिए 6 वायल खुल रही है। 6 वायल में अगर आखिरी वायल में एक व्यक्ति कम पड़ गया, 60 की जगह 59 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, तो एक टीका खराब हो गया। ये परसेंट में आप देखेंगे तो 1.5% के आसपास चला जाएगा। कोवैक्सीन की आपने 20 टीके की आपने एक वाइल को खोला। नारायणपुर में आपने, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, नारायणपुर में शुरू में किया नहीं था, पर मान लीजिए नारायणपुर में आपने भेजा और ये 20 वाइल में 4 लोग नहीं आए। 4 लोग अगर नहीं आते हैं तो आपका वेस्टेज जो परसेंटेज है वो कितना चला गया? 5 गुना, 20% आपका वेस्टेज हो गया। तो ये फील्ड में जो प्रैक्टिकल दिक्कत आती है वायलों के इस्तेमाल से, फिर भी इसका संचालन ये जिम्मेदारी विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग की है कि इसका करें। हालांकि आपने मौका दिया तो मैं इसमें एक करेक्शन भी जोड़ दूं कि किसी कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात सामने लाई जा रही थी कि आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई है या उपयोगिता नहीं हो पाई है वो 6-7% है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन की खराब हुआ है हमारा वैक्सीनेशन, वो 1.36% है। वो 6 या जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है उसको पुनः पुष्ट करने की आवश्यकता है। वो जानकारी सही नहीं है। वो जानकारी सही नहीं है, लेकिन देश के स्तर पर जो आंकड़ा है वो तो बहुत स्पष्ट है कि वो 7% से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से कुप्रबंधन के संदर्भ में कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार होगा। हमारे साथ में एस.सी. त्रिपाठी साहब जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक जगत का बड़ा अनुभव उनके पास में, भारत सरकार में सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है। त्रिपाठी साहब, आपसे केवल वैक्सीन नहीं, थोड़े इस लड़ाई के संदर्भ में संजीदगी से बात करना चाहते हैं और बात यह करना चाहते हैं कि जिन व्यवस्थाओं के तहत उम्मीद थी कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, वो व्यवस्थाएं छितराती हुई दिख रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं पर वैक्सीन नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर, दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस बार आ रही है वो ये है कि मरीज ऑक्सीजन के अभाव में इसलिए मर जा रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन लगी तो है पर सिलेंडरों में ऑक्सीजन नहीं रह जा रही है, इसलिए वो दम तोड़ जा रहे हैं। पूरे देश से ये खबरें हैं। जानना ये चाहते हैं कि दावा तो ये था कि हमारा प्रबंधन बहुत मजबूत है, हम सारी चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से कर लेंगे, लेकिन किसी भी मौके पर खरे नहीं उतर रहे वो दावे। कहाँ चूक गए हम? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? कमियां तो दिखाई दे रही हैं जी, और हर बड़ी आपदा में कुछ न कुछ के प्रबंधन में कुछ कमी रह जाती है और इसमें भी कमी दिख रही है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि चार तरीके के स्टेप लिए जाने चाहिए। तो पहला, जैसे हम फायर की ड्रिल करते हैं जी, उस तरह से हर स्कूल, कॉलेज, हर ऑफिस, हर लोकल बॉडी में, मैं तो जापान में रहा हूँ, वहाँ अक्सर भूकंप आता है, वहाँ हमेशा ड्रिल होती रहती है।
ये 1 साल का हमें मौका था, इसकी ड्रिल करनी चाहिए थी कि इसमें कैसे अपने को इम्यूनिटी लेवल को बढ़ावें। नंबर 2 कि जो हमारे प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक कार में एक आदमी बैठे और मास्क न लगावे तो उसे 2000 रुपया फाइन हो और हजारों लोग इलेक्शन की मीटिंग में जाएं या लाखों लोग जो हैं वो रिलीजियस फंक्शन में जाएं। इससे मखौल उड़ता है, सीरियसनेस नहीं लगती है और प्रशासन को भी नहीं लगती है। अब तीसरी बात कि वैक्सीन की, देखिए हमारे पास 1 साल का समय था, हमें अपने वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब प्रयास करने चाहिए थे और उसी के साथ साथ जो इक्विपमेंट्स हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे हम ऑक्सीजन और बनावें। ऑक्सीजन की बड़ी फैक्ट्रीज हैं हमारे पास कई, और कई नई फैक्ट्रीज के लिए भी लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था कुछ ऐसी ढीली हो गई कि उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी। ये बड़ी अजीब बात है कि अभी भी रात दिन काम करके, आफ्टर ऑल ये वॉर फुटिंग की चीज है, रात दिन काम करके वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाना, इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मात्रा बढ़ाना, उनकी सप्लाई करना, ये सब रात दिन काम करने की बातें हैं। और ऐसा प्रशासन पहले कर चुका है, बाढ़ में करता है, भूकंप में करता है, सूखे में करता है, इलेक्शन में सारी मशीनरी लगी जाती है, सेंसस में मशीनरी लगती है, इसमें क्यों नहीं लग पा रही है? ये सारे को मोबिलाइज करके लगाने की बात है कि इसको रात दिन काम करके इसमें करें। अब आखिरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो साल भर में शायद इंप्रूव नहीं हो पाया, लेकिन जो बातें आपने कही कि वैक्सीन कहीं खराब हो रही है, ये प्लानिंग की बात है। शुरू में देखिए लोगों में भय था, कम आते थे तो ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए था ताकि आपकी वैक्सीन न खराब हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वैक्सीन है। लोग आए चले जाएंगे, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वैक्सीन खराब नहीं होनी चाहिए थी। और लास्टली ये जो आपने बात कही है कि 18 साल के ऊपर वालों को बुलाया जाए। अब मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसका मतलब ये है कि 100 लोगों को 200 डोज लगे वो ज्यादा अच्छा है या 200 को 101 डोज लगे वो अच्छा है? ये एक वैल्यू जजमेंट है, एक टेक्निकल इश्यू है, इसको टेक्निकल लोग ही बता पाएंगे क्या है। कुछ देशों ने ये किया था कि पहली डोज ज्यादा लगे, कुछ देशों ने किया कि नहीं, पहली डोज का तुरंत असर नहीं होता है, हम जिन लोगों को ले रहे हैं उनको सबको 2 डोज लगा दें फिर हम आगे बढ़े। तो ये तो एक टेक्निकल इश्यू है, ये और जो इसके जो एक्सपर्ट है वही बता पाएंगे। मैं ये समझता हूं कि 18 साल एकदम से करने से बहुत भीड़ आएगी और उसे मैनेज करना मुश्किल होगा। पहले इन्हें 45 से 30 करना चाहिए था, फिर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद। तो इस तरह से प्लान करके करें। ये हमें लग रहा है कि ओवरवेल्म हुए जा रहे हैं और समस्या इतनी बड़ी होती जा रही है कि उसमें हमारी टीम जो है वो प्लान करके मैनेज नहीं कर पा रही है, ऐसा मुझे दूर से दिख रहा है। प्रबंधन की कमी लग रही है, योजना ठीक तरीके से नहीं बन रही है और वो कमियों के संदर्भ में महसूस कर रहे हैं त्रिपाठी साहब। मेरे साथ में अनिल फिरोजिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हैं, शिवराज सिंह चौहान के प्रशंसक हैं। फिरोजिया साहब, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपका नजरिया चाहिए। देश की सरकार ने कल फैसला लिया है, 18 साल की उम्र से अधिक वालों को सबको अब वैक्सीन मिलेगी 1 मई से, और 4500 करोड़ रुपए जारी किए हैं जो 2 वैक्सीन निर्माता हैं, भारत बायोटेक और एस्ट्राजेनेका के पूनावाला के लिए। पर जानने में मेरी दिलचस्पी यह है कि इंतजार किस बात का कर रही थी भारत सरकार? ये दोनों कंपनियां डोजेज बनाने के लिए पिछले 2 महीने से गुहार कर रही थी कि अगर आपको डोजेज ज़्यादा चाहिए तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन क्षमता की। 2 महीने बाद जब हाहाकार मच गया देश में, 3-3 लाख लोग संक्रमित होने लगे, तो सरकार को लगा कि पैसे दे दें। सरकार ने तो पहले कहा था कि हम 80 करोड़ लोगों को टीका लगवाएंगे, तो पैसे देने के लिए इतना इंतजार क्यों किया, ये थोड़ा समझना चाहता है देश। आप सरकार का हिस्सा हैं, उस दल का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं जिसकी देश और प्रदेश में सरकार है। थोड़ा रोशनी डालेंगे कि आपकी तत्पर और त्वरित कार्रवाई करने वाली सरकार क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में किस बात का इंतजार कर रही थी? टीकाकरण तो वैक्सीन का टीकाकरण तो चल ही रहा है जी, और कंटिन्यू चल रहा है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा जिन्होंने देश में एक अभियान के रूप में इसको चलाया जी। और उन्होंने सबसे पहले जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस कर्मी है, सफाई कर्मी है, उनको ये सबसे पहले कि उनको लगवाने का काम किया।
जी। ये तो चल ही रहा है। और जो आज 18 साल के युवाओं को भी लगाने का निर्णय हुआ है वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि ये टीकाकरण तो सबको लगवाना अनिवार्य है ही। जी। और हम भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने, माननीय हमारे नेता है प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित करा था कि इसको अभियान के रूप में ले। जैसे कि चुनाव में हम वोट वहां पे बूथ पे जाके टेबल कुर्सी लगा के हम बैठते हैं और घर घर से जाके वोट निकालते हैं, ऐसे लोगों को लाके और हम उनको टीका लगवाएं। और हमने ये पूरे देश में ये काम चल भी रहा है, तो इसमें कहीं भी कोतवाली नहीं बरती जा रही है। टीकाकरण तो हो ही रहा है। जो आप कह रहे हो कि एकदम देश संक्रमित हुआ है, तो आपको ध्यान हो कि अमेरिका, ब्रिटेन में ये 3-4 महीने पहले से चल रहा था। अब तो जन जागरण की जरूरत है साहब, और जन जागरण पूरे घर घर में लोगों को स्व प्रेरणा से लेना पड़ेगा। फिरोजिया साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। मेरा सवाल जो था उस तक आप अभी भी पहुंचे नहीं। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया, टारगेट भी बताया था कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं सबको टीका लगे, हम सुनिश्चित करेंगे। इस देश में वैक्सीन निर्माताओं की क्षमता कुल 7 करोड़ डोजेस प्रति माह देने की है। इस लिहाज से देखें तो 1 साल से भी ज्यादा समय लगता। क्षमता बढ़ाने के लिए जो पैसा कल स्वीकृत किया है वो 2 महीने 3 महीने पहले स्वीकृत क्यों नहीं किया गया, ये देश समझना चाहता है, क्योंकि कंपनियां पिछले 2-3 महीने से इस बात की मांग कर रही थी। यह पहला सवाल है। दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझाकर उन्हें लगवा रहे हैं। लगवाएंगे कैसे? डोजेस तो है नहीं। 45 साल तक की उम्र के लोगों को डोजेस लगाने में तो हाफ गया सिस्टम। अब 18 साल के संदर्भ में घोषणा है, कैसे पूरा करेंगे जब शीशियां ही नहीं है, डोजेस ही नहीं है, वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है? 2 सवाल हैं। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे फिरोजिया साहब आप? बनाने का काम भी किया जाता है। डोज तो आ रहे हैं, लग भी रहे हैं, लोग लगा भी रहे हैं, कुछ झिझक रहे हैं, उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि लगवाओ जी। थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाती है, पर उसको अभी जो देश में विपदा आई है इसमें सबको मिलजुल के सहयोग करके काम करना चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। ये जो अभी सम्मानीय सदस्यों ने जो हैं हमारे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं के दल के नेताओं ने भी विसंगति फैलाई थी और ये इसको बोला था ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, ये नहीं है। जब प्रधानमंत्री खुद ने लगाई तब लोगों ने प्रेरणा बुजुर्गों को भी मिली और उन्होंने उनका हमने भी स्वागत करा। तो ये तो साहब आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। विपदा है, विपदा। और कंपनी की प्रोसेस होती है, सरकार की कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अगर फुलफिल नहीं करी तो आप ही कान पकड़ोगे मीडिया में बैठ के कि ये कमी पेशी, ये कैसे हो गया, या भ्रष्टाचार हो गया। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनकी लीगल प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरी होती है तभी पैसा अलॉट होता है। ये भी आपको भी मालूम है, सिस्टम एक अपने हिसाब से काम करता है। तो थोड़ी बहुत कमी पेशी अगर लेट लतीफ हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो कागजी कार्रवाई में हुई होगी। तो फिरोजिया साहब का कहना है कि इस समय टीका टिप्पणी मत करिए, दोषारोपण मत करिए। थोड़ी लेट लतीफी हुई है तो वो कागजी कार्रवाई के चक्कर में हुई है। इसलिए अगर वैक्सीन निर्माताओं को 2 महीने पहले पैसे नहीं मिले तो उसका कारण कागजी कार्रवाई थी। ये फिरोजिया साहब का नजरिया है। लेकिन मैं थोड़ी और गंभीर चर्चा के लिए डॉक्टर वैभव खन्ना जी आपके पास आना चाहता हूं और उस विषय के साथ में चर्चा करना चाहता हूं जहां पर मैंने एमसी मिश्रा साहब को छोड़ा था, वैक्सीन की प्रभावी क्षमता के संदर्भ में। यूरोप के कुछ देशों में यह प्रयोग हो रहा है कि एक डोज एक वैक्सीन का, दूसरा डोज दूसरी वैक्सीन का। आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, क्या भारत में इस प्रयोग की कोई जरूरत महसूस कर रहे हैं कि क्या हमें इस दिशा में विचार करना चाहिए कि एक डोज कोविशील्ड का, एक डोज कोवैक्सीन का? खन्ना साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ गई जी जी। खन्ना साहब, आपसे जो जानने का विषय था वो यूरोप के कई देशों में यह प्रयोग शुरू हुआ है कि जो वैक्सीन ली जा रही है, 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन का एक एक डोज लेकर उसकी प्रभावशीलता के आधार पर काम करने की चेष्टा की जा रही है। क्या भारत में ऐसी कोई जरूरत आप बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ महसूस करते हैं? देखिए हिमांशु जी, पहली चीज तो ये है जो आपने सब कहा कि वैक्सीन जब आई 1 महीने पहले, करीब 1.5 महीने पहले आई जी, और समहाउ उसी के पीरियड में ही कोविड भी फैल गया जी। और कोविड अब की ऐसा फैला कि बहुत भयावह फैल गया, हर घर पहुंच गया जी।
वैक्सीन हम लोग भी लगवा रहे हैं, अपने अस्पताल में लगवा रहे हैं, लोगों को लगवा रहे हैं। अभी इंडिया में हम लोग को आज तक जो प्रोटोकॉल है उसमें हम लोग सेम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं जी, क्योंकि पब्लिक भी जो है उस पर कॉन्फिडेंस ये है कि हमें जो लगाई है वैक्सीन वही लगाएं जी। अभी हमने उस पर ट्रायल ना किया है और शायद अभी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं हैं क्योंकि जो ऑलरेडी वैक्सीन लग रही हैं उसका ट्रायल भी कंप्लीट नहीं है जी। इवन कुछ वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए हैं और कुछ वैक्सीन जो है जो ट्रायल हुई भी हैं हमको ये नहीं मालूम है, जैसे मिश्रा जी ने कहा जी कि कितने लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट रहेगा। जी। अब जो वैक्सीन लग रही हैं और उसी पीरियड में ये फैल रहा है तो लोगों में बहुत डर ही बढ़ रहा है कि सही में ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव है जी। तो मैं कहूँगा कि हमारे देश में 50-60 साल से टीबी का लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है, लेकिन टीबी तो है जी और फैल रही है। तो ऐसा नहीं है अगर वैक्सीन लगा ली तो आपको बीमारी नहीं होगी, ये बिल्कुल समझ लीजिए। ये अभी एक फैक्टर जरूर आ रहा है कि वैक्सीन लगा ली तो सीवियरिटी कम हो सकती है। मैं फिर कहूँगा वैक्सीन लगा भी ली फिर भी आप वो सारे प्रिकॉशन लीजिए जो पहले लास्ट ईयर लिए थे जिसमें आपकी अपनी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया चीज़ थी। और सनलाइट, मैं फिर कह रहा हूँ सबसे बड़ी वैक्सीन सोलर एनर्जी है। प्लीज मॉर्निंग में सोलर एनर्जी को जरूर लीजिए, शायद उससे बड़ी हम लोगों की इम्यूनिटी के लिए कोई बूस्टर नहीं है। मैं स्वयं करता हूं और मैं ये पाया है मेरा परिवार अपने खानदान में कि जिसने ये लिया है टचवुड आज तक वो सब ठीक रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा जी। दूसरी चीज ये कहूंगा चूंकि ये बीमारी इतनी फैल गई है और ऑलमोस्ट हर घर पहुंच गई है जी और हमारे पास इस समय उसकी व्यवस्था नहीं बची है, ना ऑक्सीजन की बची है व्यवस्था, ना इलाज की बची है जी। वैक्सीन का असर आता रहेगा, बिल्कुल आएगा, 40 साल में भी आएगा, 30 साल वालों को भी आएगा। ये जो बीमारी है वो यंग लोगों में आ गई है, लास्ट टाइम पे नहीं था जी। अब की यंग लोग में आ रहे हैं और उनको सीवियर निमोनिया हो रहा है, उसमें चाहिए हमको हाई फ्लो ऑक्सीजन जी। अब मुसीबत ये है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन होगी 10 से 12 लीटर जी। उतनी ऑक्सीजन ही नहीं है कि हम ऑक्सीजन को दे सकें। जो सिलेंडर चलते थे 1 घंटा अब वो चलता आधा घंटा। हमारे अस्पताल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई जी। और ऑक्सीजन है नहीं। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया मान लो कोरोना अस्पताल जी। करें क्या जब ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका। पहलू ये है आप लोग कह रहे हैं कि हम टेंटों में अस्पताल बना लें जी, बिल्डिंग में अस्पताल बना लें। अरे जो अस्पताल बने हुए हैं गवर्नमेंट के बने हुए हैं पहले उनको तो यूज कर लो जहां ऑलरेडी लगे हुए वेंटिलेटर। एक बड़ा कंफ्यूजन है कि हम मिक्स ना करें कोरोना मरीज नॉन कोरोना मरीज कम हो गया है, हर जगह इलेक्ट्रिक सर्जरी बंद हो चुकी हैं जी। कोरोना मरीज बहुत बढ़ गया है। इस समय हमको आपने पहली बार कही कि द मैन हैज टू टेक आउट द सम मेथड्स जी, नॉट अ फिक्स प्रोटोकॉल जी। मैं फिर कहूंगा आप भूल जाइए मिक्सचर, अब तो सबके कोरोना है जी। कोरोना हर परिवार में पहुंच चुका है। अब आपका सामना यह है कि हम उनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर बाईपैप दे सकें, जो हैं उनको यूज कर लें जी। उनको खड़ा रखें कि नॉर्मल मरीज को इलाज करना है, वो तो जब बाद में आएगा। मैंने खुद गुजारिश करी है स्वास्थ्य मंत्री जी से और मेडिकल मिनिस्टर साहब से कि अब व्यवस्था को थोड़ा चेंज करके अर्जेंट लेवल पे काम करें, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। हिमांशु जी वैक्सीन लगवाते रहें ठीक है, तो बहुत जरूरी भी है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है कि उन्होंने इन लोगों को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन उसका असर तब तक इसलिए है कि अभी वैक्सीन का इंतजार ना कीजिए, अपनी इम्यूनिटी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूरी है। वही रामबाण है, उसके सदर में काम कीजिए, ये कहना है डॉक्टर वैभव खन्ना जी का। उन्होंने कई जानकारी पूर्ण बातें हमारे से साझा की हैं, लेकिन मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं सिंहदेव साहब आपसे एक बार फिर से, और फिर मिश्रा साहब जी से आखिरी बातचीत के लिए आऊंगा। ये जो सरकार का फैसला है अभी 18 साल से ऊपर के सर में खोलने का, क्या सरकार हाथ खड़े कर रही है ऐसा लग रहा है? मिश्रा साहब बोल रहे हैं कि आज अगर वैक्सीन लगेगी भी तो उसका इंपैक्ट 2 महीने बाद मिलेगा, और इस समय लोग सड़कों पर मरने की स्थिति में आ गए, अस्पताल में नहीं, क्योंकि अस्पताल में दाखिल तो हो ही नहीं पा रहे हैं। सिंहदेव साहब आपसे जानना यह कि इस समय वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर इतना प्रोपोगंडा किया जा रहा है, पर जरूरत तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की है,
वेंटिलेटर, रेमडेसिविर दवाई की है। इंजेक्शन के संदर्भ में सरकारों का जोर इस बात पर हो गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा टीवी पर दिखाओ, अखबारों में छापो कि रेमडेसिविर का कोई बहुत फायदा नहीं है, और सबके पर्चों में डॉक्टर लिख लिख के दे रहे हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवाएं। विरोधाभास है। मिश्रा साहब हमारे साथ पिछले कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा था कि इसकी कोई बहुत महत्ता नहीं है, पर जो डॉक्टर्स लिख कर दे रहे हैं एक तमाम कोविड हॉस्पिटल में और मरीजों को, क्या करें? थोड़ा रोशनी डालेंगे इस पे। बहुत कठिन है हिमांशु जी, जब क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हम डॉक्टर उनको कहते हैं, भगवान का स्वरूप भी कहते हैं जी, और वही अगर इस प्रकार के व्यवहार पे आएंगे तो उसको नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अपील आईएमए के माध्यम से डॉक्टर फ्रेटर्निटी के अंदर की चर्चाओं में उन लोगों तक ये बात पहुंचाना कि इसको आप सेल्फ रेगुलेट करिए, अपने आप में इसकी व्यवस्था देखिए कि इस प्रकार के प्रिस्क्रिप्शंस आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शन देने हैं तो किस स्टेज के पेशेंट को देने हैं जी, हल्के लक्षण है उनको ही दे देने हैं क्या, या एक स्टेज से ऊपर आपके SpO2 लेवल गिर गए हैं तो देने का फायदा है कि नहीं, या SpO2 लेवल आपके 80-94 के बीच में है, 85-94 के बीच में है, तब देने से फायदा है। ये क्लियर कट गाइडलाइंस ऐसे हो और उसका पालन हो तब इसमें कोई राहत मिल सकती है, वरना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होगा ये कहना है सिंधु साहब। लेकिन सिंधु साहब, मैं फिर से अपनी बात पर वापस आ रहा हूं। ये जो वैक्सीन को लेकर इतना जोर है, इस समय वैक्सीन पर जोर देने की ज्यादा जरूरत है या दवाइयों की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर यह देश समझना चाहता है? कुछ कहना चाहेंगे सिंधु साहब आप इस पर? दोनों काम आपको एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में वैक्सीनेशन से आपको कुछ राहत मिलेगी और शॉर्ट टर्म में आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडरों में सिलेंडर्स की व्यवस्था, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। वरना जो स्थिति डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर खन्ना भी बताया, बहुत ज्यादा चिंताजनक। और आपने खुद ने कहा कि कई अमूमन रोज ऐसी स्थिति जो पहले मैंने कभी नहीं देखी, पहले कभी नहीं सुनी, कि लोग अस्पताल के बाहर भी पहुंच रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही जी। तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है। इसके संदर्भ में सिंघदेव साहब भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मिश्रा साहब, मैं आपसे वापस आता हूं उस विषय के संदर्भ में जिस पर हमने पिछली बार भी कार्यक्रम में चर्चा की थी। तो आपने सवाल किया था कि है कहां। हम 2 महीने से लगातार अपने कार्यक्रम में यह बात उठा रहे थे कि अन्य देशों की वैक्सीन को भारत में अनुमति क्यों नहीं मिल रही। बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ आपसे जानना चाहता हूं कि कल देश की सरकार ने कहा कि हम अनुमति दे रहे हैं और अन्य देशों की वैक्सीन भी अब देश में मिलेगी। बतौर चिकित्सक आपसे जानने में दिलचस्पी है कि 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया इन वैक्सीन के संदर्भ में जो पहले अनुमति नहीं दी गई और अब अनुमति दी गई? कोई तार्किक कारण बतौर चिकित्सक आप जान पाए मिश्रा साहब, या केवल और केवल अनुमति इसलिए है क्योंकि चीजें हमारे हाथ से निकल गई? हम देख रहे हैं संक्रमण इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि अब कोई ताली बजवाने की स्थिति में हम नहीं है कि हमने अपनी वैक्सीन ही इस्तेमाल की है और इसलिए वो फैसला लिया जो फैसला शायद 2 महीने 3 महीने पहले ले लिया जाना था। नहीं, ये डॉक्टर मिश्रू ये नहीं है। आपकी जो अवधारणा है वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है जी। ये निर्णय लिया गया है क्योंकि स्पुतनिक एक विदेशी वैक्सीन है, रशिया में बनी है जी। उसके भारत में परीक्षण संपूर्ण हो गए हैं जी। भारत में फाइल हुआ है उसका पूर्ण रूप से और उसको परमिशन मिली है अभी। इसके अलावा जॉनसन ने अप्लाई किया है, उनको अभी तक नहीं मिली है। उनको मिलने की आशंका, उम्मीद है कि उनको अनुमोदन हो जाएगा उनको भी। इसके अलावा हमारे पास फाइजर एंड मॉडर्ना 2 जो यूएस वैक्सीन है जो यूएसए में चल रही हैं जी, वो अभी दोनों ही कंपनियां इस अवस्था में नहीं है कि वो यूएसए के लिए ही पूर्ति नहीं कर पा रही हैं जी। यूरोप और यूएसए के बीच में वैक्सीन वॉर चल रही है इस समय जी। देखिए वैक्सीन में तो मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, ये आप समझिए खूब अच्छे से जी, और इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है जी, कंपनीज का भी, सरकारों का भी, और फिर उनको उसमें प्रॉफिट भी बनाना होता है जी। तो ये इतना साधारण नहीं है जैसे हमको लगता है। और हमारे यहाँ देखिए अभी उसकी कोल्ड चेन की भी इश्यू था, फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन का, तो उसको वो तो अभी आप बाहर रख दीजिए, वो अभी आएगी भी नहीं और यहाँ पे उनके पास है ही नहीं देने के लिए आपको अभी।
वो केवल डेवलप्ड कंट्रीज में जा रही हैं, सिंगापुर में गई है, यूएई में गई है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज को दी है, अमेरिका ने, यूके को दी, और अपने लगवा रहे हैं वो। हमको अभी ज्यादातर अपनी दोनों वैक्सीन पे भरोसा रखना है, और स्पुतनिक हमारी जुड़ जाएगी। इसके अलावा जाइडस कैडिला जुड़ने वाली है बहुत जल्दी, एक मेरे ख्याल से मई जून तक वो भी जुड़ जाएगी। इसके अलावा हमारा जो जॉनसन ने अप्लाई किया है, एक डोज की वैक्सीन है, वो हमारे लिए काफी लाभदायक होनी चाहिए। मैं विनम्रता पूर्वक फिर से अपने सवाल को एक बार फिर आपसे दोहराता हूं। आपने कहा कि आपकी अवधारणा ठीक नहीं है। मैं पूरी विनम्रता के साथ आपके इस कथन का सम्मान करते हुए अपने सवाल को दोहराता हूं। मेरी अवधारणा ठीक नहीं है। आपने कहा स्पुतनिक का ट्रायल पूरा हो गया है। क्या ट्रायल हुआ मिश्रा साहब? एक सप्ताह के लिए 100 लोगों पर वैक्सीन लगाकर उसका रिजल्ट देखना है। यह काम तो 3 महीने पहले भी हो सकता था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन से पहले स्पुतनिक बड़े पैमाने पर रशिया में लगाई जा रही थी। इस देश की सरकार ने इतना इंतजार क्यों कराया हम लोगों को? ये सवाल है। खाली फेज 1 या फेज 2 ट्रायल हुआ था। जब आपने सुना होगा, बड़ी न्यूज में आई, चर्चा में आए कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने लगवा ली, अपनी बेटी के लगवा दी थी जी। तो वो उस समय चर्चा में आई थी। उस समय फेज 2 ट्रायल ही उसका संपन्न हुआ था। भारत में जो प्रक्रिया है उसमें ये है, क्यों परमिशन, जब तक भारत में ट्रायल नहीं होगा परमिशन नहीं दी जाती है। और ये हर देश का अपना नियम है, उसमें हर देश अपने हिसाब से इस पर फैसला करता है। आप ब्लाइंड होके नहीं दे सकते उसको, और इसीलिए कोविशील्ड का भी यहाँ पे ट्रायल हुआ है। एक सवाल जो आपने डॉक्टर खन्ना से पूछा था कि क्या 2 वैक्सीन का एक डोज किसी का करके ट्रायल है, तो वो अभी केवल स्पुतनिक और कोविशील्ड का या एक किसी वैक्सीन का लग रहा है कि वो उसी प्रकार की वैक्सीन का हो सकता है, अलग अलग वैक्सीन का नहीं हो सकता। कि ये जो कोवैक्सीन दूसरे प्रकार से बनी है, होल वायरस से बनी है, कोविशील्ड जो है वो वायरस वेक्टर से बनी है। तो उसको वो लोग करने की प्रयत्न कर रहे हैं। एक ट्रायल शुरू किया है रशिया में, जिसमें एक स्पुतनिक की डोज और एक किसी और वैक्सीन की उसी प्रकार से करने की चेष्टा कर रहे हैं। मेरे साथ में संकट इस बात का है कि ये कार्यक्रम आज हमें समय से पहले समाप्त करना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर उनका यह संबोधन खासा महत्वपूर्ण है। देश बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, और जिस देश ने भरोसे के साथ में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुना है, उनकी बात को सुनना हमारे इस कार्यक्रम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सारे पैनलिस्ट से माफ़ी चाहूँगा अपने कार्यक्रम को समय से पहले समाप्त करने के लिए। लेकिन आपके साथ जो चर्चा हुई है वो वर्तमान परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में हम लोगों के लिए मदद करेगी, इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले उन्हीं को समर्पित, उनकी भावना के तहत कि अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, कि अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। शहरियार ने जो लिखा था ये देश के प्रधानमंत्री की ओर से है। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी तरफ से पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जंग को जीतें, पर इस जंग को तभी जीत पाएंगे जब 136 करोड़ भारतवासी एक सुर में, एक भावना से इस लड़ाई में सहभागिता करेंगे। उम्मीद है हम सब ऐसा करेंगे। इस कामना के साथ मुझे दीजिए सादा प्रणाम।